लेक्चर 11 रेहान चाहत की फर्स्ट क्यूट किस। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। आपने मुझे माई पैशनेट माफिया लव में बहुत समर्थन दिया है और अब मैं माई पैशनेट माफिया लव S2 का एपिसोड 6 to 10 अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए कृपया सपोर्ट करें। मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँगा और इस कहानी को माई पैशनेट लव की तरह पूरा करूँगा। थोड़ा जेडा कमेंट्स करो प्लीज़। चाहत बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम तो आपको सुलाकर आए थे ना, तो फिर। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, मासूम चाहत अपनी टिमटिमाते आंखों से पप्पू फेस बनाते हुए बोली, हम तुपल हीलो का इंतजार कर रहे थे थालादान। अब वह रेहान की तरफ मुस्कुराते हुए देख अपनी नज़र इधर उधर करने लगी। तुपल हीलो, आप हमारे लिए चॉकलेट नहीं लाए? ये बोलकर चाहत पप्पी फेस बना लेगी। चाहत, आपके रेहान कर थक गए हैं बेटा, प्लीज इधर लिए हमारे पास, हम आपको चॉकलेट कहकर घबराते हुए जैसे ही चाहत को पकड़कर अपने पास लाने को हुई कि तभी रेहान, जो कि घुटनों के बल चाहत के सामने बैठा था, अपना एक हाथ हवा में उठाकर अली बाबा की तरफ करता है। जब अली बाबा उसका इशारा समझ आगे बढ़कर कुछ चॉकलेट और कुछ सर्वेट द्वारा संभाल कर लाया जा रहा एक बहुत ही बड़ा और शानदार एक्सपेंसिव डॉल हाउस चाहत के सामने आया। अब रेहान वह चॉकलेट चाहत को देते हुए बोला, ये लो तुम्हारी चॉकलेट और यह डॉल हाउस। अब से तुम इसमें बैठकर मस्ती करना, हमें तंग करने के लिए कमरे में मत आना, समझी? अब जाओ अपने कमरे में। इसके बाद वह चाहत के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, और हाँ, मस्ती कम किया करो, समझी लिटिल रैबिट। रेहान के ये शब्द स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन रेहान चाहत के लिए गिफ्ट लाया है ये देखकर जहां चाहत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक थी, तो वही दादा जान का खून खोलने लगा था। वह अपनी पकड़ छड़ी पर कस लेते हैं। घर के सभी सर्वेट और नाज बेगम हैरानी से रेहान को देख रहे थे, क्योंकि यह सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड था। रेहान आज तक घर में किसी के लिए गिफ्ट लाना तो दूर की बात, रेहान के लिए भी एक चॉकलेट तक नहीं लाता था। घर के सभी सामान अलीबाबा ही ऑर्डर करते थे, चाहे वह 1 रुपया की चीज़ हो या करोड़ों रुपए की, सभी अलीबाबा और दादा जान के ऑर्डर पर होम डिलीवरी ही होती थी। और अब रेहान के अंदर यह पहला बदलाव देखकर कहीं ना कहीं नाज बेगम के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई, लेकिन नाज बेगम के बगल में खड़ा रेहान, उसे यह बात थोड़ा दुख दे जाती है। वह रोने जैसा चेहरा बनाकर नाज बेगम के दुपट्टे के कॉर्नर को पकड़ खींचते हुए बोला, अम्मी जान, रेहान भाई जान हमें प्यार नहीं करते, वो बस चाहत के लिए ही टॉयज और चॉकलेट लेकर आए, हमारे लिए नहीं। कहकर रेहान बहुत ही ज्यादा सैड हो गया, उसकी मासूम आंखों से आंसू बहने लगे। रेहान के सवाल को सुनकर नाज बेगम का चेहरा भी मायूस हो गया, लेकिन वह अपने 6 साल के मासूम बच्चे को क्या ही समझाती। फिर भी वह अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए रेहान के चेहरे को हाथों में थाम बोली, रेहान बेटा, चाहत छोटी है ना, तो भाई जान उसके लिए। और इससे पहले नाज बेगम आगे कुछ कहती, तभी रेहान के तिरछी नज़र के इशारे को समझ अलीबाबा जल्दी से आगे बढ़ रेहान की तरफ कुछ एक्सपेंसिव खिलौनों का बॉक्स बढ़ाते हुए बोले, अरे रेहान बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके लिए खिलौने ना आए? रेहान सर ने आपके लिए भी खिलौने और चॉकलेट लाए हैं, ये लीजिए। और अलीबाबा के हाथों में अपने लिए खिलौने देख रेहान की आंखें चमक उठी। वह एक झटके में मुस्कुराते हुए उनसे खिलौने और चॉकलेट लेते हुए बोला, सच हमारे लिए भी खिलौने आए हैं? ये तो बहुत अच्छा है, मेगा रोबोट और रिमोट कंट्रोल कार। अम्मी जान देखिए, भाई जान हमारे लिए कितने अच्छे खिलौने लाए हैं। भाई जान आप बहुत अच्छे हैं, सबसे बेस्ट, थैंक यू सो मच। रेहान आज पहली बार खुशी के मारे उछलने लगा था, क्योंकि उसके भाई जान उसके लिए भी खिलौने लाए थे। तो वही नाज बेगम के चेहरे पर एक न बयां करने वाली जैसी मुस्कान थी। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और उन बच्चों के चेहरे की मुस्कान देख रेहान एक गहरी सांस लेकर अपनी जगह से खड़ा होने को हुआ। जब चाहत अपने हाथ में बहुत सारी चॉकलेट और सर्वेट द्वारा संभाल कर रखा गया वह बड़ा सा डॉल हाउस देखकर खुशी से चीख पड़ी, अले वाह, इन्नित साली थॉटलेट और डॉल हाउस, ये तुपल हीलो, आप बहुत अच्छे हो। नहीं, चाहत आज बहुत खुश थी और खुशी के मारे वह एक्साइटमेंट में आकर एक झटके में वह रेहान के गाल पर किस कर लेती है। थैंक यू तुपल हीलो। अंतल ये डॉल हाउस हमारे कमरे में लत दो, हम इतने थे लेंगे। जल्दी आओ, जल्दी।
इतना कहकर वो खुशी के मारे उछलते हुए वहां से भाग गई। तो वही चाहत की इस हरकत पर रेहान तो एकदम शॉक हो चुका था। उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था जैसे वह सदमे में जा चुका हो। तो वही घर के बाकी लोग भी पूरी तरह हैरान थे। लेकिन अगले ही पल अली बाबा और नाज बेगम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो लोग अपना मुंह दबाकर हंसने लगे, जबकि रेहान अभी भी शॉक्ड था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ क्या। और अगले ही पल जब उसकी नज़र अपने आसपास कुछ मुस्कुराते चेहरों पर गई, लाइफ में पहली बार रेहान को एम्बारासमेंट क्या चीज़ होती है यह महसूस हुआ। लेकिन इसके साथ ही उसका चेहरा ब्लश करने लगा था, जिसे वहां किसी तरह हैंडल कर तेजी से चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन रखने की कोशिश करते हुए कमरे की तरफ तेज कदमों से चला गया। अब थोड़ी देर बाद रेहान, जो कि अपने कमरे के बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था और अपने सामने लगे हुए एक बड़े से मिरर में अपना रिफ्लेक्शन हैरानी से देख रहा था, उसका एक हाथ उसके गाल पर था जहां चाहत ने किस किया था। और अब वो खुद से बोला, ये क्या किया इस लड़की ने, इसकी इतनी हिम्मत, ये हमें किस करे। पर हमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, ये हमें क्या हो रहा है। रेहान के हाथों की मुट्ठियां कस जाती है। दादा जान ठीक कहते हैं, ये लड़की कुछ ज्यादा ही चिपकू है, हमें इस लड़की से दूर रहना होगा। और अब थोड़ी देर बाद नाज बेगम बच्चों के कमरे में आई तो सामने का नज़ारा देख उनके चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा गहरी हो गई, क्योंकि जहां चाहत अपने बड़े से डॉल हाउस में बैठकर चॉकलेट खा रही थी, तो वही बिहान भी अपने मेगा रोबोट और रिमोट कंट्रोल कार से खेल रहा था। तभी चाहत ने अपनी तोतली जुबान में विहान से उसे भी खिलाने की बात कही। विहाल भाई दान आपते टॉयस तो बहुत अच्छे है, क्या आप हमें भी अपने साथ खिलाएंगे प्लीज। चाहत की रिक्वेस्ट को सुन विहान झट से तैयार होते हुए बोला, हाँ खिलाएंगे, लेकिन तुम भी हमें अपनी डॉल हाउस में बैठने दोगी ना। हाँ ठीक है, कहकर वह मासूम सा चेहरा बना लेती है और विहान की तरफ अपने चॉकलेट बढ़ा देती है। अब वो दोनों बच्चे साथ में खेल रहे थे। नाज बेगम दोनों को खुश देखते हुए खुद से बोली, चाहत के आने से इस विला में खुशियां आई है, रेहान भी पहले से काफी ज्यादा बदले हुए हैं। अब नाज बेगम अपने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखते हुए बोली, या खुदा इन खुशियों को बरकरार रखना। अब नाज बेगम बच्चों को खेलने छोड़कर सोने के लिए कहती हैं। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर नाज बेगम के साथ सिर्फ विहान ही मौजूद था, जो कि स्कूल ड्रेस में अपने स्कूल जाने के लिए रेडी बैठा डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था और नाज बेगम उसे जल्दी जल्दी खिला रही थी। तो वही दादा जान और रेहान डाइनिंग टेबल पर खामोशी देख किसी एक पसंद के मिसिंग होने को नोटिस करते हैं। रेहान भी बार बार अपनी तिरछी नज़र से चाहत की खाली कुर्सी को देख रहा था, लेकिन उसकी कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं थी। कि तभी दादा जान खाना खाते हुए बोले, अरे वाह, आज तो घर में काफी शांति का माहौल है। काफी दिनों बाद लग रहा है कि यह इंसानों वाला घर है। वैसे वह छोटी लड़की है कहाँ, आज उसकी चपर चपर सुनाई नहीं दे रही। दादी जान की टांट भरी बात को सुनकर छोटा विहान मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, चाहत अभी तक अपने कमरे में सो रही है। रेहान भाई जान ने उसके लिए इतना बड़ा डॉल हाउस लाया है, वह रात को देर तक खेल रही थी और फिर उसी में सो गई। अभी भी उसी में पड़े खर्ची मार रही है, इसलिए अम्मी जान ने उसे उठाया नहीं और हमें जगाकर स्कूल भेज रही हैं। वह मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी अम्मी जान की तरह बेबसी से देख बोला, अम्मी जान प्लीज ना, आज हमारी भी छुट्टी करवा दीजिए ना। तारानकन आप चाहत को तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमें सोचना भी मत विहान, बहुत जल्द आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और चाहत अभी छोटी है, स्कूल भी नहीं जाती। जब वह स्कूल जाने लगेगी तो हम उसे भी स्कूल भेजेंगे। अभी फिलहाल आप जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए, वरना लेट हो जाएंगे। और नाज बेगम की बात को सुन विहान का मुंह लटक गया। ठीक है अम्मी जान, हम जा रहे हैं, लेकिन चाहत से कहना कि हम ना रहे तो हमारे खिलौने को हाथ ना लगाए। वह भाई जान ने हमें दिया है, हम उसे नहीं देंगे वरना वह तोड़ देगी। विहान ऐसा नहीं बोलते बेटा। अच्छा अभी चलो, ड्राइवर ने गाड़ी निकाल दी है। इतना कहकर नाज बेगम विहान को अपने साथ ले गई। तो वही रेहान अपना ब्रेकफास्ट आधा ही करके अपनी जगह से उठकर दादा जान को सलाम करते हुए वहां से जाने लगा। और ये देख दादा जान उसे रोकते हुए बोले, अरे रेहान आप कहाँ जा रहे हैं, आपने तो अभी ब्रेकफास्ट में फिनिश नहीं किया।
भूख नहीं है दादा जान, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। इतना कहकर वहां से चला गया और दादा जान उसकी नजरों की बेचैनी को समझ रहे थे, जिसे महसूस कर उनकी पकड़ चम्मच पर कस रही थी। उनकी आंखों में इस वक्त एक अलग ही घबराहट थी। आपके अंदर के ये बदलाव हमें ठीक संकेत नहीं दे रहे रेहान। क्या करें हम इस लड़की का? दादा जान भी गुस्से से खाना छोड़कर अपनी जगह से उठ गए। तो वही रेहान जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ जा रहा था, लैपटॉप पर तेजी से अपनी उंगलियां चलते हुए अपने ऑफिस का कुछ वर्क कर रहा था, लेकिन इस दौरान भी उसकी आंखों में एक अलग बेचैनी और दिमाग में कुछ ख्याल थे। वह काम पर ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। बार बार उसके दिमाग में रात का मंजर ही घूम रहा था और अचानक वह फ्रस्ट्रेटेड होते हुए गुस्से से लैपटॉप बंद कर बोला, यह क्या हो रहा है? हम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे? लगता है ये लिटिल रैबिट हमें पागल कर देगी, हमें किसी भी कीमत पर उससे दूर रहना होगा। इतना कहकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसकी आंखों के सामने भी चाहत का मासूम चेहरा ही घूम रहा था और उसका बड़े प्यार से तोतली जुबान में तू पल ही लो कहना, जो किसी के भी कानों में एक मिश्री के घूलने जैसा था। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। जहां नन्ही चाहत अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी, तो वही रेहान लाख कोशिश करने के बावजूद चाहत को खुद से दूर कर ही नहीं पा रहा था। उसे मासूम लड़की की हरकतें उसे भी अब उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी और इसीलिए रेहान ने खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्कलोड लेना शुरू कर दिया था। वह अक्सर घर पर भी काम किया करता था, लेट नाइट को आना और सुबह सुबह जल्दी निकल जाना। इस चीज़ को दादा जान भी नोटिस कर रहे थे, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं रेहान के लिए यही सही था। 2 महीने बाद खान विलास सुबह का वक्त। घर के खास सर्वेंट पप्पू भाई दूसरे सर्वेंट को समझाते हुए बोले, आज तुम लोग ध्यान रखना रेहान बाबा के रूम और यहाँ तक कि उनके फ्लोर तक भी कोई न जाए, वरना आज किसी की भी शामत आ सकती है। आई बात समझ में? तो सारे सर्वेंट हमें गर्दन हिलाते हुए, वह सब तो ठीक है लेकिन हम लोग चाहत बेबी को कैसे रोकेंगे? पप्पू भाई, उन्हें तो तुम जानते ही हो, उन्हें वही काम करना अच्छा लगता है जिसके लिए उन्हें मना किया जाता है। और रेहान सर के कमरे में तो वह बिना जाए रह ही नहीं सकती। हमें तो बहुत डर लग रहा है पप्पू भाई, अगर बिल्कुल भी गलती हुई तो पक्का हम लोगों की जान ही जाने वाली है। ये सब तुम लोगों की प्रॉब्लम है, वह तो बच्ची है, उसे कुछ समझ नहीं आता, पर तुम लोगों को तो समझ में आता है ना। आज रेहान सर के अम्मी जान की बरसी है और आज के दिन वह लोगों से मिलना जुलना तो दूर की बात है, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते हैं। और उनके गुस्से का लेवल बाकी दिन के मुकाबले पूरी तरह हाई रहता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इस बात का ख्याल रखना कि चाहत बेबी भी उनके कमरे तक ना जा पाए, वरना उनके कुछ हो या ना हो हम लोगों की मौत तय है। तो ख्याल रखना इस बात का, वरना यहाँ गलती की माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है तो सिर्फ मौत आई बात समझ में। चलो भागो, अपने काम पर जाओ। पप्पू भाई की बात सुनकर सभी सर्वेंट काम पर चले गए तो अब पप्पू भाई हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखते हुए बोले, है ऊपर वाले आज हमें रेहान साहब के गुस्से से बचा लेना। इतना कहकर पप्पू भाई जल्दी से बावर्ची लोगों की तरफ भागते हुए बोला, अरे तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, खाने में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों को मालूम है ना, आज खाना दरगाह भेजा जाएगा, गरीब लोगों के लिए खाने के जायके में कोई भी कमी न होने पाए, समझे? अभी बेगम साहिबा आती ही होगी, इसलिए यहाँ का काम ठीक से करो। इतना कहकर पप्पू भाई सभी की क्लास लगाए हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ नाज बेगम गरीब लोगों को बांटे जाने वाले कपड़ों की जांच कर रही थी। तो चाहत नाज बेगम के पास आकर हमेशा की तरह अपनी तोतली और मीठी आवाज में बोली, नाज थाला आज त्या कोई पैथल डे है, इन्ना सारा थाना और तपले कित के लिए, त्या किथी की बलदे पालती है। और इससे पहले वह आगे कुछ कहती, नाज बेगम उसके मुंह पर हाथ रख देती है, नहीं चाहत बेटा, आज ना तो किसी की बर्थडे पार्टी है और ना ही खुशियों का त्योहार, अब हम आपको कैसे बताएं? आप बस इतना समझ लो कि आपका सुपर हीरो रेहान कर है ना, तो आज उनकी अम्मी जान की बरसी
मतलब वो अल्लाह मियाँ के पास है ना, तो उनके रूह के सुकून और खुशी के लिए ये सब गरीब लोगों को बांटा जाएगा। आप एक काम करो बेटा, फिलहाल यहाँ मत आओ, आपको चोट लग जाएगी। आप रेहान के साथ गार्डन में जाकर खेलो, ओके। नाच बेगम की बात उस छोटी सी बच्ची को ठीक से समझ तो नहीं आई, इसीलिए वह चुपचाप अपनी मुंडी हिला देती है। ओक थाला, इतना कहकर चाहत वहां से जाने को हुई कि तभी उसे कुछ ख्याल आया और वह नाच बेगम से बोली, अले बाप ले, थाला तुपल हीलो कहाँ है, हमें उनते मिलना था। रेहान का जिक्र सुनते ही नाज बेगम घबराकर जल्दी से चाहत के कंधों को पकड़ बोली, चाहत प्लीज आज नहीं बेटा, आज आपके रेहान सर का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह आज किसी से नहीं मिलते, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, इसीलिए प्लीज आज कोई शरारत मत करना और हाँ, उनके कमरे की तरफ भी मत जाना। आप मेरी अच्छी गुड़िया हो ना, खाला जान की बात मानती हो। रेहान इधर आओ बेटा, चाहत को अपने साथ खेलने के लिए ले जाओ और ध्यान रखना वह शरारत ना करें। ठीक है अम्मी जान, चलो चाहत हम लोग गेम खेलते हैं। इतना कहकर रेहान चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया और गार्डन में खेलते हुए अचानक की चाहत की नज़र एक बार फिर पिंक गुलाब पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह चुपचाप रेहान को खेलता हुआ छोड़कर वहां से सटक ली। तो दोस्तों, क्या मासूम चाहत करेगी इस बार भी कोई गड़बड़? क्या इस बार वह होगी रेहान के गुस्से का शिकार? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। चैप्टर 12, चाहत ने किया रेहान की नाक में दम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। अल्पविराम डॉट उद्धरण चिन्ह। चाहत प्लीज आज नहीं बेटा, आज आपके रेहान सर का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वह आज किसी से नहीं मिलते, ना ही अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, इसीलिए प्लीज आज कोई शरारत मत करना और हाँ, उनके कमरे की तरफ भी मत जाना। आप मेरी अच्छी गुड़िया हो ना, खाला जान की बात मानती हो। रेहान इधर आओ बेटा, चाहत को अपने साथ खेलने के लिए ले जाओ और ध्यान रखना वह शरारत ना करें। ठीक है अम्मी जान, चलो चाहत हम लोग गेम खेलते हैं। इतना कहकर रेहान चाहत का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया और गार्डन में खेलते हुए अचानक की चाहत की नज़र एक बार फिर पिंक गुलाब पर गई, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह चुपचाप रेहान को खेलता हुआ छोड़कर वहां से सटक ली। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने रूम में अपनी अम्मी जान की काफ़ी खूबसूरत फोटो, जो कि उसके कमरे के ठीक सामने दीवार पर लगी हुई थी, बस उसे एकटुक देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि उसके दिल और दिमाग में एक जंग चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसका दर्द उसकी आंखों में देखा जा सकता था। आखिर हो भी क्यों ना, वो उसकी अम्मी जान थी और वह सिर्फ 13 साल का था। हमारी जिंदगी की जंग हमें चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना बना दे, इसके बावजूद दिल का एक होना सॉफ्ट रह ही जाता है, जिसमें हम अपने दर्द और फीलिंग्स को दबाकर रखते हैं, और यह वक्त शायद रेहान के लिए वही वक्त था। रेहान सब कुछ बोले सिर्फ अपनी माँ की यादों में खोया ही हुआ था। जब रेहान को दरवाजे के बाहर से कुछ आहट सी महसूस हुई, जिसे फील करते ही उसके चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन आ गए। वह अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए दांत पीसकर अपने आप से बोला, नॉट दिस टाइम लिटिल रैबिट, कहकर वह अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रहा था, जब अचानक ही उसे कुछ पेपर जैसी आवाज आई और उसकी नीली आंखें एक झटके से खुली। उसने अपना चेहरा घुमाकर गेट की तरफ देखा तो उसे नीचे एक पेपर नोट मिलता है, जिसे देख उसके कदम दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उसने झुककर वह पेपर अपने हाथ में उठाया और उसे खोलकर देखा तो एक बार फिर उस पेपर पर एक बहुत ही प्यारी स्माइली बनी हुई थी और एक छोटी सी बटरफ्लाई। ये देखकर ना चाहते हुए भी रेहान के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हो गए। वो उस पेपर को क्रश कर अपनी मुट्ठियों में दबाकर एक झटके में दरवाजा खोलकर देखता है तो दरवाजे के बाहर फिर कोई नहीं था, लेकिन नीचे एक पिंक गुलाब और चॉकलेट रखी हुई थी, जिसे देख रेहान अपने हाथों में उठा लेता है और वह अपनी नज़र इधर उधर कर कॉरिडोर में चाहत को ढूंढने लगा कि तभी उसकी नज़र दोबारा इस कोना पर गई, जहां पिछली बार दीवार पर लगी हुई पेंटिंग उसके ऊपर गिरने वाली थी। उस हादसे के बाद दीवार से वह भारी पेंटिंग वहां से हटा दी गई थी और वहां कुछ खूबसूरत प्लांट्स नीचे डेकोरेट कर दिए गए थे।
लेकिन छोटी सी चाहत एक बहुत ही पतले पौधे के पीछे छुपी हुई अपनी आंखें बंद कर खरगोश की तरह बनी हुई थी। उसके बदन पर उसका रेड ब्राइट फ्रॉक उसे सैकड़ों की भीड़ में भी पहचानने के लिए काफी था। रेहान उसे आराम से देख सकता था, लेकिन वह लड़की जिसे ये लग रहा था कि वह इस पौधे के पीछे छुप गई है और किसी को नजर नहीं आ रही, उसकी यह हरकत सचमुच बहुत प्यारी थी। आज नाच बेगम ने उसके खूबसूरत लाइट ब्राउन हेयर को 2 चोटियों से स्टाइल कर रखा था। सर पर छोटी छोटी 2 चोटी, इसके आसपास बहुत ही खूबसूरत क्लिप लगी हुई थी। बाकी के बाल जो हल्के से गुमराले थे बिल्कुल खुले थे। उसका खूबसूरत दूध जैसा गोरा रंग, चमकती हुई नीली आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी छोटे से होता और चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। वह अपने दोनों नन्हे हाथों से अपने चेहरे को कवर किए बैठी थी और खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह रेहान को नजर नहीं आए, जिसे देखकर रेहान एक गहरी सांस लेकर अपना सर झटक कर बोला, उद्धरण चिन्ह, यू आर वेरी नॉटी एंड इम्प्यूडेंट लिटिल रैबिट। इतना कहकर वह चाहत को कुछ भी ना कहते हुए वापस दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा बंद होने की आवाज से चाहत जल्दी से प्लांट के पीछे से निकली और अपने होठों पर एक उंगली रख धीरे धीरे खरगोश की तरह हल्के कदमों से वहां से निकल गई। लेकिन उसकी यह हरकत कमरे के अंदर बैठा रेहान अच्छे से महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करते ही ना चाहते हुए भी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, जो तुरंत ही गायब भी हो गई। अब चाहत जल्दी जल्दी अपने कमरे में आई, जहां उसके आते ही थोड़ी देर बाद नाज बेगम उसे इन्फॉर्म करते हुए बोली, चाहत बेटा, हमारी बात ध्यान से सुनो, हम दरगाह जा रहे हैं, वहां हमें वक्त लग जाएगा, इसीलिए हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना आप बोर हो जाओगे। हम जल्दी आने की कोशिश करेंगे, तब तक आप अपने कमरे में रहकर टीवी देखना, और हमने पप्पू भाई को सब समझा दिया है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो टेलीफोन पर कॉल करके नीचे हॉल में उन्हें इन्फॉर्म कर देना। ओके बेटा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रेहान के पास मत जाना, वरना वह अपने गुस्से में क्या कर जाएंगे हम नहीं जानते। अब तो हमारी प्यारी गुड़िया होना, तो आप हमारी बात मानोगे ना? बोलो जी थालादान, हम आपकी थाली बात मानेंगे। आप दाओ, हम अथे बच्चों की तरह चुपचाप बैठेंगे और कोई सलालत नहीं करेंगे। नाज बेगम प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए, ओके मेरी गुड़िया, हम बस यूं गए और यूं आए, अपना ख्याल रखना, कहकर वह उसके माथे पर किसकर वहां से चली गई। अब चाहत उनकी बात मानकर कमरे में खेलने लगी और टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद अचानक उसने बालकनी साइड से देखा तो बाहर बारिश हो रही थी, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आले वाह बालित, हमें नाना है बारिश में, हम थेलेंदे कहकर वो खुशी से उछलने लगी कि तभी उसे नाज बेगम की वार्निंग याद आई, जिसे याद कर वह मुंह बनाते हुए बोली, हम लेतीन क्या, क्लू थाला ने बाहर दाने को मना किया था। और फिर वो हमेशा से अपने सवालों का जवाब खुद ही देते हुए मुस्कुरा कर बोली, बट थाला ने कहा था हम थेल थकते हैं और हम बाहर थेलने ही तो दा रहे हैं, इथका मतलब हम बाहर दा थकते हैं, ये मजा आएगा। इतना कहकर चाहत अपने कमरे से निकलकर तेजी से बाहर गार्डन की तरफ दौड़ी और अब वह बारिश में भीगकर उछल उछल के खेल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अब रेहान का मूड कुछ हद तक सही हो चुका था, इसीलिए फिलहाल वहां अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने कुछ पेंडिंग पड़े हुए डील्स के बारे में अली बाबा से बात कर रहा था। रेहान फोन पर बात करते हुए बालकनी की तरफ आया और अगले ही पल उसकी नज़र गार्डन में बारिश में भीगकर खेल रही चाहत पर गई, जो बारिश में उछल रही थी, कीचड़ में लोटपोट हो रही थी, जिसके कारण उसके कपड़े मैसी हो गए थे। रेहान गुस्से से उसे देख दांत पीस कर बोला, नोट अगेन लिटिल गर्ल, तुम कब सुधरोगी? और यह मैसेज खान कहाँ है? इतना कहकर रेहान इंटरकॉम पर कॉल कर सर्वेट से नाज बेगम के बारे में पूछता है। मैसेज खान कहाँ है? तुम लोगों को नजर नहीं आता क्या वह बच्ची चाहत? इससे पहले रेहान आगे कुछ कहता, सर्वेट घबराए हुए बोला, सर बेगम साहिबा तो दरगाह गई है, रेहान बाबा भी उनके साथ है। और चाहत, इससे पहले सर्वेट आगे कुछ कहता, रेहान ने गुस्से से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अब वह दांत पीसते हुए अपनी ही जगह पर खड़ा था। न जाने क्या सोच वह कमरे से बाहर निकल गया, तो वही चाहत अभी भी तेज बारिश में खेल रही थी। वह पूरी तरह मैसी अपना ख्याल ना रखते हुए मस्ती करने में बिजी थी और तभी उसे रेहान की कड़कती हुई आवाज सुनाई थी, लिटिल रैबिट, ये क्या हो रहा है वहाँ?
अचानक रेहान की गुस्से भरी आवाज सुन चाहत का ध्यान इधर उधर गया, पर उसे रेहान कहीं भी नजर नहीं आया। तुरंत पलटकर पीछे एंट्रांस की तरफ देखा तो अपना सलाइवा गटकते हुए घबराकर बोली, अगले बाप ले, टूपल हिलो। इससे पहले चाहत आगे कुछ कहती तभी हेड सर्वेंट पप्पू भाई जल्दी से दौड़कर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोले, चाहत बेटा आप यहाँ कैसे आई? आपको तो बेगम साहिबा ने कमरे में रहने के लिए कहा था ना, चलिए हमारे साथ। या खुदा, अब रेहान सर से हमें कौन बचाएगा? पप्पू भाई घबराते हुए चाहत को लेकर रेहान के सामने से निकलने लगे। जब रेहान गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे का ख्याल भी नहीं रख सकते? देख नहीं रहे कितनी जोर से बारिश हो रही है? अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए या उसे कुछ हो जाए तो जानते हो हम तुम्हारे साथ। और इससे पहले रेहान आगे कुछ कहता, चाहत अपनी पप्पी फेस के साथ उसे टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, पट्टू अंकल को मत दानते, टूपल हिलो, हम न खेल रहे थे, हमें ना बालिश बहुत अत थी। शट अप लिटिल रैबिट, हमने तुमसे नहीं पूछा। जब तुम्हें इतना मालूम है कि हम तुम्हारे पप्पू अंकल को डांट रहे हैं तो तुम्हें इतना भी तो पता होना चाहिए ना कि बारिश में खेलने से बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हें नहीं लगता तुम आजकल कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही हो? फील टोन हम पप्पी फेस बना लेती है। रेहान गुस्से से, नहीं हम छोटी चुहिया कहीं की, कहकर रेहान गुस्से से पप्पू भाई की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम यहाँ खड़े खड़े हमारा चेहरा क्या देख रहे हो? क्या आगे के इंस्ट्रक्शन भी हम तुम्हें देंगे? ले जो इसे और बात दो। नहीं सर, सॉरी सर। जी सर। चलिए चाहत बेटा हम आपको क्लीन कर देते हैं। इतना कहकर पप्पू भाई चाहत को गोद में लेकर वहां से जाने लगे। जब ना जाने रेहान के दिल में क्या आया वह उन्हें रोकते हुए बोला, स्टॉप, तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? किसी फीमेल सर्वेंट से कहो वह। और रेहान की बात सुन पप्पू भाई उसे हैरानी से देखने लगे। फीमेल सर्वेंट? लेकिन रेहान कर इस विला में तो कोई भी फीमेल सर्वेंट नहीं है। आपको तो मालूम होगा ना। पप्पू भाई बहुत घबरा रहे थे और उनकी बात सुन रेहान को याद आया कि उनके घर में कोई भी फीमेल सर्वेंट नहीं है। और यह याद आते ही रेहान धीरे से हाँ में सर हिलता है। ठीक है जाओ और इसे अच्छे से नहलाओ। इतना कहकर रेहान वहां से जाने लगा और पप्पू भाई भी चाहत को उसके कमरे की तरफ ले जाने लगे कि तभी ना जाने रेहान के दिल में क्या आया, वह अचानक ही उन्हें रोकते हुए बोला, स्टॉप, तुम रहने दो, लाओ इसे। लिटिल रैबिट कम विथ मी। इतना कहकर वह चाहत को अपनी गोद में ले लेता है तो चाहत बड़े ही क्यूट अंदाज में अपने दोनों हाथ फैलाकर झट से उसकी गोद में चली गई। इस वक्त चाहत के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी जिसे देखकर रेहान उसे घूरते हुए बोला, डोंट लुक मी लाइक दैट लिटिल रैबिट, इट्स सो अनोइंग। दूसरी तरफ देखो समझी, थियो त्याग हम आपतो। शट अप, अब एक शब्द और नहीं, चुपचाप बैठी रहो गोद में वरना यही छोड़कर चले जाएंगे। जब देखो तब मुंह चलता ही रहता है। इतना कहकर रेहान अपने कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ा देता है। रेहान रूम में जाकर चाहत को वॉशरूम ले जाता है तो चाहत रेहान को देखकर, चुप हिलो, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब रेहान चाहत को उसके कमरे की बाथरूम में लाकर खड़ा कर उसे घूरते हुए मुंह बनाकर बोला, तुमने खुद को मैसी किया है ना, तो अब शॉवर तो लेना पड़ेगा ना। तो चलो अब जल्दी से कपड़े खोलो अपने और नहा लो। वह चाहत को ऑर्डर देकर वहां से जाने लगा। जब चाहत, जो कि पूरी तरह मिट्टी में लथपथ थी, चेहरे पर भी काफी हद तक मिट्टी लगी हुई थी और उसे अपनी गोद में लेने के कारण रेहान के कपड़े भी खराब हो गए थे, चाहत रेहान को जाता हुआ देख मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, लेकिन हम कहते नन्नेगे टूपल हिलो, हम तो नास थाला। इससे पहले चाहत आगे कुछ कहती रेहान को याद आया कि वह तो छोटी बच्ची है, खुद से शावर लेने के लिए अभी कैपेबल नहीं हुई। अब ना चाहते हुए भी रेहान मुंह बनाकर अपना सर झटक, ओफो चलो इधर आओ। वह अपना हाथ बढ़ाकर चाहत के कपड़े खोलने को हुआ जब चाहत फिर से मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, यह आप क्या कर रहे हैं टूपल हिलो? और अच्छा तो आप हमें शावल दें दे, हे फील तो मदा आएदा ना टूपल हिलो। नन्ही चाहत को खुश होते हुए देखा रेहान उसे घूरते हुए, हम्मम अब चुप, बिल्कुल चुप, आप बहुत शैतान हो गए हो लिटिल रैबिट।
इतनी शैतानी आती कहाँ से है आपके पास? छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है ये लड़की। अब रेहान मुंह बनाते हुए खुद से, ओ व्हाट द हेल इज दिस, अब इसे शोवा कैसे दूँ? फिर कुछ सोचकर, तुम यहीं रहो हम अभी आते हैं, इतना कहकर वह उसे बाथरूम में छोड़कर वापस कमरे में आया और इधर उधर अपनी नज़र घूमने लगा जब उसकी नज़र एक कपड़े के टुकड़े पर गई जो शायद चाहत का स्टाफ था। रेहान उसे आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड की तरह बांध लेता है और वापस बाथरूम में आते हुए बोला, हम अब ठीक है। वो किसी तरह अंदाजा लगाकर चाहत को उठाकर बाथटब में बिठा देता है तो छोटी चाहत रेहान की हरकत को देख खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, ही टूपल ही लो, यह आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हमारे साथ हाइड एंड सीक थे लेंदे? हम भी थे लेंदे, हम भी थे लेंदे, आप हमें ढूंढो हम छूप जाएंगे ठीक है। इतना कहकर वह बाथटब से निकलकर भागने को हुई जब रेहान उसे पढ़कर वापस उसकी जगह बिठाते हुए बोला, कोशिश भी मत करना लिटिल रैबिट, चुपचाप बैठी रहो, हम हाइड एंड सीक यहीं पर खेलेंगे। तुम भी अपनी आंखों पर हाथ रख लो ठीक है? ओते चुपल ही लो, कहकर चाहत तुरंत अपने नन्हे हाथों से अपनी आंखें कवर कर लेती है। टुपल ही लो, क्या आप हमें देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पर हम आपकी हरकतों को देख रहे हैं। आप बहुत चीटिंग करते हो लिटिल रैबिट। और रेहान की बात सुन चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वह सचमुच चीटिंग कर रही थी। वह अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए 2 उंगलियों के बीच के गैप से रेहान को देख रही थी, और उसकी बात को सुन वह तुरंत ही अपनी आंखें ठीक से बंद करते हुए बोली, थौली, हम अब नहीं तलेंगे। उसकी ये हरकत देखकर रेहान के फेस पर एक हल्की सी स्माइल तैर गई। वह भले ही चाहत को नहला रहा था, उसकी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड थे, लेकिन वह चाहत की हरकत को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वह लड़की बार बार अपने हाथों को हटाकर चुप चुप कर रेहान को देख रही थी और अपनी बातों से उसे पका रही थी। तो रेहान उसे देखकर, हम चाहत चीटिंग, ओ थौली थौली, हम चीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन आपने हमारे हेयर तो क्लीन करे नहीं। अच्छा जी, आप तो कुछ देख नहीं रही थी, फिर आपको कैसे पता कि आपके बाल क्लीन नहीं हुए? तो चाहत मुंह बनाते हुए बोली, वो हमने फील किया। हम लगता है आजकल आप बहुत कुछ फील करने लगी हो नॉटी लिटिल रैबिट। क्या करे, रेहान मुंह बना लेता है और इसी तरह उसने चाहत को शावर दे दिया। थोड़ी देर बाद वह उसे बाथरोब में लपेट कर कमरे में लेकर आया। चाहत अब तक उसकी हरकतों को पप्पी फेस बनकर देख रही थी। वह एक बार फिर अपना मुंह खोलते हुए बोली, हमारे कपड़े कौन पहनाएगा? और यह सुन रेहान गुस्से में मुंह बनाते हुए, हम तुम्हारे सर्वेंट नहीं है जो तुम्हें कपड़े भी पहनाए, खुद पहन लो। तभी चाहत बड़ी बड़ी आंखें रोल करते हुए बोली, बट हम तो छोटे बच्चे हैं ना, हमें कपड़े पहना नहीं आता। ओह माय डेविल, ये लड़की हमें पागल कर देगी। इतना कहकर रेहान अपना माथा पीटते हुए चाहत के क्लोजेट रूम के सेक्शन से कपड़े निकालकर वापस चाहत के पास आया। इस वक्त उसने अपनी आंखों से ब्लाइंड हॉल हटा दिया था, क्योंकि चाहत बाथरोब में थी। अब वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर अंदाज से उसे एक शर्ट और शॉर्ट्स पहनाने लगा, जब चाहत मुंह बनाते हुए अपना सर झटक कर बोली, नहीं, हमें यह नहीं पहनना, हमें तो पिंक फलौत। और यह सुनते ही रेहान की आंखें हैरानी से फैल गई। तेरा रेहान का दर्द और क्यूट चाहत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। तभी चाहत बड़ी बड़ी आंखें रोल करते हुए बोली, बट हम तो छोटे बच्चे हैं ना, हमें कपड़े पहना नहीं आता। ओह माय डेविल, ये लड़की हमें पागल कर देगी। इतना कहकर रेहान अपना माथा पीटते हुए चाहत के क्लोजेट रूम के सेक्शन से कपड़े निकालकर वापस चाहत के पास आया। इस वक्त उसने अपनी आंखों से ब्लाइंड हॉल हटा दिया था, क्योंकि चाहत बाथरोब में थी। अब वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर अंदाज से उसे एक शर्ट और शॉर्ट्स पहनाने लगा, जब चाहत मुंह बनाते हुए अपना सर झटक कर बोली, नहीं, हमें यह नहीं पहनना, हमें तो पिंक फलौत। और यह सुनते ही रेहान की आंखें हैरानी से फैल गई। नो वे, लुक लिटिल रैबिट, आई एम नॉट योर सर्वेंट, इसीलिए हमसे तुम्हारे नखरे तो नहीं झेले जाएंगे।
चुपचाप जो पहना रहे हैं वह पहनो, वरना हम तुम्हें यही छोड़कर चले जाएंगे, फिर पहनते रहना खुद से कपड़े। इतना कहकर वो गुस्से से मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगा। जब क्यूट चाहत उसके गुस्से को देख अपने होठों का पाउट बनाते हुए बोली, थलूस तही ते हु है। और उसकी बात सुन रेहान के चलते हुए कदम रुक गए। वह धीरे से पलट कर उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए बोला, क्या कहा हम? खड़ूस, लिटिल रैबिट, तुम्हें तो हम। कहकर रेहान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा ही था जब चाहत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह मासूम सा चेहरा बनाकर उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते बोली, तोली तोली चुपल हीलो, हम यही तपले पहन लेंदे। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए दोनों हाथ हवा में फैला देती है और उसकी हरकतों को देखना चाहते हुए भी रेहान का दिल पिघल गया। हालांकि भाई एक ऐसा इंसान था जिससे उसके नौकर ही नहीं बल्कि घर के बड़े भी डरते थे। दादी जान की भी उसके सामने ज्यादा बहस करने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन चाहत दुनिया का इकलौता पीस था जो रेहान को अपनी मासूमियत से पिघल रहा था। इस वक्त अगर खड़ूस रेहान को कोई देखा तो सचमुच गश खाकर गिर जाता। यह इंसान किसी के नखरे तो दूर की बात किसी के एक शब्द को बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन आज वह अपने मां के खिलाफ काम कर रहा था। रेहान अपने गुस्से का घूंट पीकर धीरे से आगे बढ़ा और अपने हाथ में ली हुई टी शर्ट और शॉर्ट्स चाहत को पहना देता है तो वही चाहत चेहरे पर क्यूट से मुस्कान लिए रेहान की तरफ देखा, बोली, थैंक यू टुपल हीलो हमारे बाल। शट अप, अब यह मत कहना कि हमें तुम्हारे बाल भी बनाने हैं, क्योंकि हमें वह करना नहीं आता। इसलिए चुपचाप ऐसे ही रहो, बाद में अपनी खाला से कह देना, वह कर देगी। अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह यहाँ बैठकर अपने खिलौनों से खेलो, हमें बहुत जरूरी काम है, हम जा रहे हैं। और हाँ, कोई बदमाशी नहीं, समझी? इतना कहकर रेहान वहां से जाने लगा जब चाहत के पेट से गूड़ गूड़ की आवाज आने लगी और उसे महसूस कर वहां मासूम सा चेहरा बनाकर रेहान को जाता हुआ देख बोली, हमें भूख लगी है और नीनी भी आ रही है, टुपल हीलो। और यह सुनते ही रेहान के चलते हुए कदम रुक गए। वह अपना माथा पीटना चाहते हुए भी मुंह बनाकर उसे घूर कर देखता है और फिर टेलीकॉम रिसीवर उठाकर खाने के लिए ऑर्डर करने ही वाला था जब चाहत मासूम सा मुंह बनाकर बोली, टॉयलेट मिल्क शेक। उसके ऑर्डर को सुन रेहान उसे एक बार फिर घूरने लगा, लेकिन वो बिना कुछ ज्यादा रिएक्ट किया सर्वेट को ऑर्डर देते हुए बोला, चॉकलेट मिल्कशेक 5 मिनट चाहत के कमरे में लेकर आओ। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। तभी उसकी नज़र चाहत के बिखरे हुए बालों पर गई जो कि उसके कंधे से नीचे तक थे। इतनी कम उम्र में भी उसके बाल काफी लंबे थे। ना जाने क्या सोचकर वह मुंह बनाते हुए ड्रेसिंग टेबल से एक कॉम उठाकर उसके बगल में बैठा और धीरे धीरे उसके बालों को सुझाने लगा। उसकी इस हरकत पर चाहत के चेहरे पर स्माइल आ गई। वह कुछ खाने के लिए अपना मुंह खोलते ही है जब रेहान अपनी आंखें दिखाकर अपने होठों पर एक उंगली रखते हुए, शशिश चुपचाप बैठो, खबरदार जो कुछ कहा। उसके ऑर्डर को सुनते ही चाहत नहीं अपने होठों पर उंगली रख ली और खामोशी से बैठ गई। लेकिन इसके बावजूद वह अपना सर कभी इधर तो कभी उधर कर रही थी। उसे हैंडल करना रेहान के लिए मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी मेहनत के बाद हमारा बेचारा रेहान चाहत को रेडी कर देता है। चाहत को रेडी करने में हमारे बेचारे रेहान के पसीने छूट गए थे। फाइनली उसे रेडी कर वही गहरी सांस लेते हुए बोला, उफ़, इन बच्चों को हडल करना कितना मुश्किल है, स्पेशली इस छोटा पैकेट बड़ा धमाका को पता नहीं कहाँ फंस गए हम। इतना कहकर वह मुंह बनाकर दिल ही दिल में शिकायत कर ही रहा था जब एक सर्वेंट कमरे के दरवाजे को नॉक करता है तो रेहान बाहर जाकर उसे मिल्क शेक का गिलास लेकर दरवाजा बंद कर देता है और चाहत के सामने वह गिलास करते हुए बोला, लो अब इसे फिनिश करो और सो जाओ। रेहान के ऑर्डर को सुनकर चाहत अपने नन्हे हाथों से दूध का गिलास उठाती है और उसे धीरे धीरे करके पीने लगी। ऐसा करते हुए उसके नाक के नीचे एक मूंछ जैसे आकृति बन गई, जिसके कारण वह और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। रेहान उसे देख इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसकी मासूमियत में खोने से खुद को रोक नहीं पाया। उस लड़की में कुछ तो था जो रेहान को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता था। कुछ ही देर में चाहत ने दूध फिनिश किया और ग्लास रेहान की तरफ बढ़ते हुए अपने
छोटे हाथों से दूध के निशान को पोंछने की कोशिश की, तभी रेहान उसे रोकते हुए, स्टॉप, ऐसे नहीं। वो आगे बढ़कर एक टिश्यू पेपर से चाहत के दूध के निशान को पोंछता है। अब तो तुम्हारा पेट भर गया ना, तो जाकर चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसे अटेंड करना है। रेहान वहां से जाने को हुआ जब हमें टोली थूने बिना नींद ही नहीं आती। और यह सुनते ही रेहान की आंखें फैल गई। वह एक झटके में पलटकर लगभग चिल्लाते हुए, नो वे, नॉट दिस टाइम लिटिल रैबिट, अब हम आपका एक भी नाटक बर्दाश्त नहीं करेंगे। चुपचाप सोना है तो सोइए वरना जाइए। इतना कहकर वो गुस्से से वहां से जाने लगा। जब उसके जोर से चिल्लाने के कारण छोटी चाहत घबरा गई थी, क्योंकि जाने अनजाने रेहान थोड़ा जोर से चिढ़ा था। और अब वह अपने निचले होंठ बाहर निकालकर धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोने लगी, जिसकी हल्की आवाज कानों में जाते ही रेहान ने झटके से पलटकर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखा तो उसकी नीली मासूम आंखों में मोटे मोटे आंसू थे जो उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसका क्यूट चब्बी फेस कुछ ही सेकंड में गुलाबी और छोटी सी नाक लाल हो गई थी। वो अपनी कोहनी से अपने आंसुओं को पोंछकर घबराकर जल्दी से दौड़कर डॉल हाउस में बैठ गई और एक टेडी बेयर में मुंह छुपाकर रोने लगी। उसकी इस हरकत पर रेहान के हाथों की मुट्ठी कस गई। अब वह अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे एहसास हो चुका था उसने जाने अनजाने बच्ची पर ज्यादा ही चीख दिया, लेकिन उसे बच्चों को मनाना भी तो नहीं आता। वो कुछ पल पौज के बाद धीरे से अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ा देता है और घुटनों के बाल झुककर उसके बड़े से डॉल हाउस में झांकते हुए धीरे से बोला, अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ आओ, हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं। उसके कहने पर भी चाहत ने अपनी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा और यूं ही मुंह दबा दबा कर रो रही थी। खुद को इस तरह इग्नोर होता हुआ देख रेहान एक बार फिर आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसकी लाइफ में आज तक उसे किसी ने भी इग्नोर नहीं किया था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए बोला, लिटिल रैबिट, हमने कहा हमारे पास आओ। आपको मालूम है न, हम अपनी बात बार बार नहीं दोहराते। और रेहान की ठंड वॉइस सुन चाहत अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने लगी तो रेहान पूरी तरह हैरान था। वह बच्ची कुछ ही मिनट में रो रो कर अपना चेहरा खराब कर चुकी थी। उसकी छोटी सी लाल नाक बहने लगी थी और वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। वह अपना सर झटक दिल ही दिल में बोला, ये लड़की सिर्फ बातें करती है और इसे कुछ नहीं आता, क्या भला है ये। वह मुंह बनाते हुए धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा देता है तो चाहत अपने दोनों हाथ उसकी तरफ फैलाकर उसकी गोद में चली जाती है। रेहान उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लेकर आया और हल्के से बिस्तर पर सुलाते हुए बोला, हमें कहानी सुनी नहीं आती, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकते हैं, अब चुपचाप मुंह बंद करके सोई रहना, समझी। रेहान की वार्निंग भरी आवाज सुन चाहत हाँ में सर हिलाकर बिस्तर पर लेटे हुए ही उसके कमर को पकड़कर गोद में अपना चेहरा छुपा लेती है। और उसकी इस हरकत पर रेहान कुछ पल के लिए हैरान हो गया। वह अपनी आंखें बड़ी कर उसे छोटी लड़की को देख रहा था। न जाने इस मासूम बच्ची में ऐसा क्या था जो रेहान जैसा कोल्ड हार्टेड इंसान भी उसके लिए अपनी इमोशंस डेवलप होने से रोक नहीं पाता। पता नहीं क्यों वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। उस लड़की की तरफ उसका जो लगाव था, इसका कारण तो वो खुद नहीं जानता था, लेकिन जो भी था रेहान के लिए काफी स्पेशल होने वाला था। अब उन दोनों का साथ दोनों की जिंदगी में खुशियां लाएंगी या तूफान, ये तो वक्त ही बताने वाला था। क्या हो रहा है हमें, हम इसे किसी भी चीज के लिए मना क्यों नहीं कर पाते, कहकर रेहान एक गहरी सांस लेता है और चाहत को बेडशीट से कवर करते हुए उसके बालों में हाथ सहलाते हुए कहानी सुनाना शुरू करता है। कुछ ही सालों पहले की बात थी। एक राजा थे, एक रानी थी। वह अपने खूबसूरत से महल में बहुत खुश है और उनकी खुशी की वजह थी उनका नन्हा शहजादा। वह शहजादा बिल्कुल तुम्हारी तरह था, बहुत ही क्यूट और नॉटी, जो अपनी माँ और बाबा से बहुत प्यार करता था। वह लोग एक हैप्पी फैमिली थे। उनकी फैमिली में बहुत प्यार था। शहंशाह अपने शहजादे को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते थे, उसे बहुत प्यार और दुलार करते थे और उसकी माँ शहजादे की हर जिद को पूरा करती थी। लेकिन फिर एक दिन उनकी हैप्पी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए उनके बीच एक मॉन्स्टर आई और अपने साथ एक छोटा मॉन्स्टर लाए। वो दोनों मॉन्स्टर मिलकर शहजादे से पहले तो उसके अब्बू जान को दूर करती है,
उनका प्यार, वक्त और हर खुशियां छीनने के बाद वह मासूम चेहरा बनाकर सबके सामने अच्छा बनने का दिखावा करने लगी। रानी को उस मॉन्स्टर से नफरत थी। उसने मॉन्स्टर को राजा से दूर करने की कोशिश भी की, पर मॉन्स्टर बहुत ताकतवर थी क्योंकि उसके पास राजा की ताकत थी, राजा का सपोर्ट था। और जब राजा ने रानी का साथ नहीं दिया, रानी सदमे में चली गई। वह बीमार रहने लगी। नन्हे शहजादे को अपनी मां का दुख नजर आता था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि राजा ने सबको धमकी दी थी कि अगर किसी ने भी मॉन्स्टर को कुछ करने की कोशिश की तो वह अपनी जान भी दे देंगे और शहजादे को छोड़कर दूर चले जाएंगे। शहजादा ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे मॉन्स्टर को बर्दाश्त करना पड़ा। फिर एक दिन मॉन्स्टर के कारण रानी भी दुनिया से रुखसत हो गई और तब से शहजादे के दिल में मॉन्स्टर के लिए सिर्फ नफरत थी। शहजादे ने खुद से वादा किया था कि एक दिन वो इस मॉन्स्टर को तड़पा तड़पा कर मारेगा, लेकिन फिर एक दिन अचानक राजा भी अपनी आखिरी सांसें लेने लगे और मरने से पहले उन्होंने अपने शहजादे से अपनी कसम देते हुए वादा लिया कि वह कभी भी मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उनका ख्याल रखेगा, उन्हें इज्जत देगा, जो शहजादे के लिए लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि उसके दिल में मॉन्स्टर के लिए सिर्फ नफरत थी। लेकिन वह अपने अब्बू जान से भी बहुत प्यार करता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने उनके वादे को पूरा किया। वक्त गुजरता गया और वो बच्चा बिल्कुल अकेला रह गया, लेकिन इसके बावजूद उसने कभी भी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि उसने फैसला लिया कि वह स्ट्रांग बनेगा। और ऐसे ही स्ट्रांग बनते हुए वह एक दिन हार्टलेस हो गया। फिर उसे कभी भी किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या फिर यूं कहो कि पड़ी, लेकिन उसने खुद को उन चीज़ों से दूर कर दिया ताकि कभी वह राजा और रानी की तरह न बन सके और उसकी कहानी उनकी तरह ना हो। और रेहान की बात सुन चाहत उसे अपनी नन्ही आंखों से देखते हुए बोली, फील क्या हुआ टूपल हिलो, वो मोंथल आदि भी थे दादे के साथ है। हाँ, बहुत पास, और वह चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकता। कहते हुए रेहान की आंखों में कुछ इमोशंस थे जिसे नन्ही चाहत पहचान नहीं पाई। वह अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लिए रेहान के हाथ रखते हुए बोली, तो टुपल हिलो आप फीतल ना तलो हम आपते पात है, दब हम बले हो दाएंगे तो थब थीत कल देंदे, त्युती नास थाला कहती है कि ताहत दूध पाएगी तो सटलौन बंद आएगी। इतना कहकर चाहत के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल थी और उसकी बात को सुनना चाहते बेबी रेहान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उसके गाल को पिंच करते हुए बोला, हम ठीक है, बड़े होकर जो करना है करो, लेकिन अभी सो जाओ। हम रात भर यहाँ बैठकर तुम्हें कहानी नहीं सुनाने वाले, समझी। और यह सुनकर चाहत मुस्कुराते हुए दोबारा उससे चिपक कर सो गई। थोड़ी ही देर में रेहान उसे सोया हुआ जान धीरे से ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके कमरे से बाहर निकल गया, तो वहीं दूसरी तरफ नाज बेगम अपने कमरे में मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रो रही थी। दरअसल कुछ देर पहले जब वह जल्दी जल्दी चाहत की फिक्र करते हुए दरगाह से वापस आए और उसे देखने के लिए उसके कमरे के बाहर तक आई, कमरे का दरवाजा हल्का खुला होने के कारण उन्होंने रेहान की सारी बात सुन ली थी और वह समझ चुकी थी कि यह मॉन्स्टर जिसका जिक्र रेहान अपनी कहानी में कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही है। रेहान उनसे नफरत करता है, ये बात तो उन्हें बहुत अच्छे से मालूम थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बार फिर रेहान की बातों में अपने लिए नफरत महसूस कर उन्हें सचमुच बहुत दुख हो रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि नन्हे रेहान के लिए भी बुरा लग रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें शायद उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। हाँ, नाज बेगम दिल की बुरी नहीं थी, पर शायद उन्होंने जाने अनजाने एक अच्छी खासी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। एक बच्चे के दिल में अपने लिए नफरत देखकर उनका दिल दर्द से फटा जा रहा था, क्योंकि रेहान उन्हें ही इस बात का कसूरवार समझ रहा था। और शायद यही कारण था कि रेहान ने आज तक रेहान को दिल से नहीं अपनाया था, जबकि छोटा रेहान अपने भाई के एक प्यार भरे केयर के लिए तरसता था। वह तो सगे और सौतेले प्यार और नफरत के बीच के फर्क को समझता ही नहीं था। उसे तो बस इतना मालूम था कि रेहान उसका भाई है जो हमेशा खड़ूस रहता है, और रेहान को उसके पास जाने से भी डर लगता था, पर वह चाहता था कि उसका भाई कभी उसे भी प्यार करे जैसे कभी कभी वह चाहत की केयर करता है। पर यह मुमकिन है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और यूं ही देखते हैं कुछ दिनों का वक्त गुजर गया। तो दोस्तों, क्या रेहान के दिल में नाज बेगम के लिए नफरत कभी खत्म हो पाएगी? क्या चाहत के आने से नाज बेगम और रेहान की जिंदगी में कुछ बदलाव आएंगे?
क्या ये फैमिली एक बार फिर हैप्पी फैमिली बनेगी या रह जाएगा रेहान फिर से अधूरा? जानने के लिए बने रहिए कहानी में। च 14 नया कैरेक्टर या मुसीबत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। एक बच्चे के दिल में अपने लिए नफरत देखकर उनका दिल दर्द से फटा जा रहा था, क्योंकि रेहान उन्हें ही इस बात का कसूरवार समझ रहा था। और शायद यही कारण था कि रेहान ने आज तक विहान को दिल से नहीं अपनाया था, जबकि छोटा विहान अपने भाई के एक प्यार भरे केयर के लिए तरसता था। वह तो सगे और सौतेले प्यार और नफरत के बीच के फर्क को समझता ही नहीं था। उसे तो बस इतना मालूम था कि रेहान उसका भाई है जो हमेशा खड़ूस रहता है, और विहान को उसके पास जाने से भी डर लगता था। पर वह चाहता था कि उसका भाई कभी उसे भी प्यार करे, जैसे कभी कभी वह चाहत की केयर करता है। पर यह मुमकिन है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और यूं ही देखते हैं वक्त गुजरते गए और टाइम के साथ चाहत का रेहान के लिए अट्रैक्शन बढ़ता गया। इस दौरान रेहान पूरी कोशिश करता था कि चाहत को इग्नोर कर सके, बट हमारी चाहत खुद को इग्नोर होने दे तब ना। उसे इग्नोर करना तो इम्पॉसिबल था। वो कभी रेहान को चॉकलेट देती, कभी फ्लावर, तो कभी रात को उसके रूम में स्टोरी सुनने चली जाती है। रेहान उसे खुद से दूर करने के कई तरीके अपनाता, लेकिन उसे यह मालूम ही नहीं था कि कब चाहत को हैंडल करना वह सीख चुका था। और अब धीरे धीरे उसके दिमाग में कई कहानियां थी जो वह उस शैतान लड़की को सुना सकता था। वह भले ही खुद के अंदर इन बदलाव को महसूस नहीं कर पाया, लेकिन एक शख्स उसके अंदर के बदलाव को हर पल नोटिस कर रहे थे, और वो कोई और नहीं बल्कि दादा जान थे। चाहत और रेहान की करीबियां देखकर उनका दिल एक अनजाने डर से घबरा रहा था। वो कई बार कोशिश करते रेहान को इस चीज़ के लिए वार्न करने की, पर वह कहते हैं ना, दिल और जज्बातों पर आज तक ना किसी ने काबू कर पाया है और ना कभी कर पाएगा। कुछ ऐसा ही रेहान के साथ हो रहा था। वह चाहत को जितना दूर करने की कोशिश करता, वक्त, हालात और उस मासूम लड़की की नादानियां उसे चाहत की और करीब ले जाती। ऐसे ही इन दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। वक्त ने करवट बदली और हमारी चाहत अब 4 साल की हो गई थी और उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। डेली मॉर्निंग में चाहत रेहान के साथ ही ब्रेकफास्ट किया करती थी, और दादा जान के साथ साथ रेहान को भी निंग टेबल पर ही अपनी मासूम हरकतों और तोतली जुबान से फ्रस्ट्रेटेड करती थी। नाज बेगम और रेहान में भी अब पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही थी, बल्कि उस दिन के बाद से रेहान के जख्म हरे हो गए थे और वह नाज बेगम को पहले से भी ज़्यादा इग्नोर करने लगा था। इस बात को नाज बेगम भी नोटिस कर रही थी, पर वह बेचारी वक्त में पीछे जाकर सब कुछ ठीक नहीं कर सकती थी। उन्हें अब रेहान की नफरत के साथ ही रहना था। विहान और चाहत अब साथ में स्कूल जाते थे। विहान खुश था कि अब चाहत भी उसके साथ स्कूल जाती है। विहान उसका बहुत ख्याल रखता था, एक अच्छे दोस्त और भाई की तरह। आज की सुबह बहुत खूबसूरत थी। हल्की हल्की बारिश और तेज हवा चल रही थी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी दादा जान ने नाज बेगम से कहा कि कल शबनम और उनकी बिटिया हैदराबाद से वापस आ रही है। ये बात सुनकर रेहान का चेहरा बिगड़ गया और रेहान के खाना खाते हाथ भी कुछ सेकंड के लिए रुक गए, लेकिन फिर रेहान कोई एक्सप्रेशन न देते हुए एक बार फिर खाना खाने पर कंसंट्रेट करता है। नाज बेगम भी अपनी नज़र इधर उधर करते हुए कुछ परेशान लग रही थी कि तभी दादा जान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सर्वेंट से बोलकर उनका रूम रेडी करा दिया जाए, वरना आते ही फिर से ड्रामा शुरू कर देगी हमेशा की तरह। हमारी ही बेटी है, पर हमें ही उसकी हरकतें पसंद नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, कहकर दादा जान अपना सर झटक देते हैं, क्योंकि शबनम कोई और नहीं दादाजी की बेटी और रेहान की बुआ थी, जिनको घर में कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी थी। एक टिपिकल हुआ की तरह वह बात का बतंगड़ बनाने में पीछे नहीं हटती थी। हालांकि इसके बावजूद वह इसी घर में रहती थी और पिछले कुछ महीनों से वह किसी काम के सिलसिले में हैदराबाद गई थी। फिलहाल दादा जान अपनी बात कहकर उठकर अपने कमरे की तरफ चले गए। तभी रेहान अपनी अम्मी जान से मुंह बनाते हुए बोला, अम्मी जान, वो नक्चड़ी जिया क्यों आ रही है? हमें वो बिल्कुल नहीं पसंद, उन्हें कहें न वो हमारे घर नहीं आए। तो नाज बेगम विहान के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, ये घर जितना आपका है उतना ही उनका भी तो है।
और अब जब आप जानते हैं कि वो आ रही हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उनके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करना, खास तौर से जिया दीदी के साथ आई बात समझ में। कहकर रेहान सड़ा हुआ सा मुंह बना लेता है। तभी छोटी सी चाहत रेहान की तरफ देखते हुए बोली, टुपल हीलो तो ना लहा है। और रेहान भाई दानत्या वह अथू नहीं है। चाहत के मासूम सवाल पर रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा, वो जब आएंगे तो खुद ही देख लेना, एक नंबर की नकचड़ी है वह, और उन्हीं की तरह वह बंदरिया जिया। लेकिन ईशा दीदी अच्छी है, वो हमें चॉकलेट भी देती है और डांटती भी नहीं है, बल्कि हमारा होमवर्क करने में हमारी मदद भी। और इससे पहले रेहान आगे कुछ कहता, तभी रेहान कोल्ड वॉइस में अपनी जगह से उठाते हुए बिना किसी की तरफ देखे बोला, जब कोई हमें पसंद नहीं तो बेहतर है हम उसे इग्नोर करें, और अगर ना कर सके देन मेक श्योर कि उसका ऐसा इलाज करें कि वो पलटकर हमारे आसपास भी नजर ना आए। गॉट इट। इतना कहकर वह अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन वहां से चला गया और उसकी बात को सुन रेहान, चाहत और नाज बेगम हैरानी से उसे देख रहे थे। चाहत और रेहान को तो उसकी बात अच्छे से समझ में नहीं आई, लेकिन नाज बेगम बहुत अच्छे से समझ गई थी। लेकिन वह इस बात को साइड कर बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, चलो बेटा स्कूल के लिए लेट हो रहा। वो बच्चों का हाथ पकड़कर अपने साथ ले गई। लेकिन चाहत के दिमाग में रेहान और रेहान की बात घूम रही थी। उसे उन दोनों की बात कुछ खास तो समझ में नहीं आई, लेकिन वह इतना समझ चुकी थी कि जो भी आने वाला है वह इंसान शायद अच्छा नहीं है। वह चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। हालांकि वह सचमुच इस बात से अनजान थी कि किस्मत उसके लिए कौन सी नई मुसीबत ला रही है। आने वाली मुसीबत से बेखबर वह खुशी खुशी नात बेगम और रेहान के साथ स्कूल के लिए चली गई। वही रेहान जो अब चाहत के न रहने से अपने स्टडी और बिजनेस पर अच्छे से फोकस्ड कर पा रहा था, क्योंकि वह छोटा शैतान उसे परेशान करने के लिए नहीं रहती थी। अब पहले से ज़्यादा अपने काम में सीरियस रहने लगा था। छोटी सी एज में ही रेहान बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर लेता था। रेहान को दिन ब दिन सक्सेस मिल रही थी। बिजनेस वर्ल्ड में रेहान का एक अलग ही स्टेटस बन चुका था। मीडिया रिपोर्टर्स अक्सर उसके बारे में जानने के लिए क्यूरोस रहते थे, क्योंकि वह फिलहाल की डेट में वर्ल्ड का सबसे छोटी एज वाला बिजनेसमैन था। वही एक काली गुफा जो दिखने में बहुत ही खतरनाक और डरावनी लग रही थी। वहाँ अजीब सी ब्लड स्मेल आ रही थी, जैसा यहाँ किसी को मारकर खाया गया हो। वही अंधेर को चीरती हुई एक परछाई जो देखने में बहुत ही खतरनाक थी। वो ना ही कोई इंसान था और न ही कोई जानवर, क्योंकि उसकी हाइट 10 से 12 फीट, बदन पर रेड कलर का बड़ा सा चोला और सर पर होडी स्टाइल टोपी, जिसके कारण उसके सिर्फ होता ही नजर आ रहे थे। अजीब तरीकों से खतरनाक लाल चमकती हुई आंखें और हाथों की उंगलियां जो काफी लंबी लंबी थी, उसमें नाखून भी काफी नुकीले पंजेदार थे। वो इंसान एक बड़े से लड़कियों से बने हुए आलीशान कुर्सी पर दोनों तरफ हाथ किए बैठा था और उसके ठीक सामने बड़ी सी वॉल पर खान विला में मौजूद रेहान खान, चाहत उन सभी को लाइव देख रहा था। हैरानी वाली बात यह थी कि वहां आसपास कोई भी प्रोजेक्टर नहीं था, बल्कि यह सब किसी माया की तरह लग रहा था। उन सभी की परछाई को सामने देख वह इंसान अचानक ही शैतानों की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, कोई अपनी किस्मत से कब तक लड़ सकता है भला। होता तो वही है जो तय होता है। अक्सर अंधेरे में जीने वाले रोशनी की एक चाहत से मर जाते हैं। रूह की चाहत है, लेकिन रूहों की आहट से डर जाते हैं। मासूम चेहरे पर जो पहले होते हैं अक्सर वह जख्म से भी गहरे होते हैं। कौन जानता है काल किस रूप में आएगा, कभी दिल को डराएगा तो कभी हुस्न से लुभाएगा। तू जीतेगा या तड़पता रहेगा, ये तो तेरा वक्त ही बताएगा। हाँ 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 हाँ, उफ़, यह मासूमियत और अदाएं, कोई कितना हसीन जाल बिछाए बैठा है तेरे लिए। अब तू इसमें गिरेगा या पार होगा, ये तो तेरी जिद पर निर्भर है रेहान मलिक। ये लड़की या तो तेरा काल बनेगी या तेरी सबसे बड़ी ताकत। अब तो देखना यह है कि तेरी किस्मत के तारे तेरे साथ क्या क्या खेल खेलते हैं। हाँ 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 हाँ, सच देखने में बड़ा मजा आएगा। जो छुपे हैं वो सामने आएंगे। न जाने कब इन चेहरों से नकाब हटेंगे। मिलन होगा, जुदाई होगी और होगा तमाशा। मुझे तो इंतजार है बस उसे वक्त का जब तू भटकते भटकते मुझ तक लौटेगा रेहान मलिक। तुझे यहाँ आना ही होगा अपनी किस्मत का पन्ना पलटने के लिए, जो पहले ही लिखी जा चुकी है।
अब देखना यह है कि तेरी किस्मत के तारे चमकेंगे या तू भी इस अंधेरी रात में कहीं खो जाएगा। हाँ 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 हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो वहीं दूसरी तरह नाज बेगम अपने रूम में बैठी एक फोटो को अपने हाथ में लिए उनसे बात कर रही थी। अपने जाते जाते हमें बच्चों को जिम्मेदारी दे दी जिसे हम बखूबी अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आज हमारे दिल में एक अजीब सा डर हमें बेचैन कर रहा है। जब हमारी प्यारी सी गुड़िया चाहत को शबनम आपा देखेगी तो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करेगी। हम अपनी चाहत को उनके बुरे इरादों से कैसे बचाएं? हम अच्छे से जानते हैं उनकी नीयत किस कदर गिरी हुई है, पर अफसोस कि हम सब कुछ जानते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। आप होते तो शायद कुछ मुमकिन था, पर अब सब कुछ खुदा के हाथ में है या फिर रेहान के। कहते हुए नाज बेगम दुखी दिल से आसमान की तरफ देखते हुए बोली, या खुदा हमारी चाहत का ख्याल रखना और उसे साजिशों से बचाना। तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है, अम्मी जान, थाला दान हमा दए। ये आवाज सुनते ही नाज बेगम के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जल्दी से रूम से बाहर निकलकर बच्चों को गले लगा लेती है जो स्कूल से ही आए थे। आ गए मेरे बच्चों, और दोनों को प्यार से उनके फोरहेड पर किस करती है। तभी चाहत नाम बेगम से, थाला दान देखे हमने आज क्या बनाया है। इतना कहकर चाहत ने अपने हाथ में ली हुई एक क्यूट सी पेंटिंग को नाज बेगम के आगे कर दिया, जिसे देख नाज बेगम ने स्माइल कर जैसे ही खोला तो उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई, क्योंकि चाहत ने अपनी पेंटिंग में खुद को नाज बेगम के साथ दिखाया था। एक खूबसूरत सा पिंक कलर का फ्लावर जो बच्चे के हाथों से बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति थी, और दो गोल चेहरे जिसमें सिर्फ आंख और लंबी लकड़ी जैसी नाक नजर आ रही थी। हाथ भी उसने लड़कियों जैसे ही बनाए थे, बस कुछ सीधी रेखाएं, लेकिन उसके बावजूद रस्सियों जैसे बनाए हुए बालों के कारण नाज बेगम उस पेंटिंग को पहचान गई थी। इस पेंटिंग में चाहत अपनी नाज खाल के साथ एक फ्लावर के पास खड़ी है। इसे देखना नाज बेगम के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई और उन्होंने प्यार से चाहत के माथे पर किस करते हुए कहा, अरे वाह मेरी गुड़िया, आपने तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। वेरी गुड बच्चा, ये मैं अपने पास रखूंगी। ये सुनकर चाहत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह जल्दी से हाँ में सर हिलाती है कि तभी रेहान मुंह बनाते हुए बोला, चाहत हम आपसे बात नहीं करेंगे। आपने अम्मी जान की पोर्ट्रेट बनाई, अपने साथ हमारी नहीं बनाई जाए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तभी चाहत मासूम फेस बनाते हुए, थोड़ी रेहान भाई दान तलय, हम अभी आपकी भी पोतो बनाए दे। तभी नाज बेगम दोनों को देखकर बोली, नहीं बच्चों अभी नहीं, पहले फ्रेश हो जाओ, लंच कर लो उसके बाद, क्योंकि अभी आप स्कूल से आए हो ना। चलो चलो जल्दी स्कूल ड्रेस चेंज करो। ओके थाला। वही दूसरी तरफ एक कार रोड पर तेजी से चल रही थी। उस कार में एक लेडी जिन्होंने चटक लाल रंग हैवी मोती वर्क सूट सलवार और उससे भी ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा पहना हुआ था। मुंह में पान, हाथ में तड़कता भड़कता मैचिंग बैग, कानों में सोने की बड़ी बड़ी बालियां, हाथों में सोने के कंगन और लगभग हाथों की सभी उंगलियों में सोने की अंगूठी, आंखों पर ब्लैक चश्मा और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। अपने माथे पर आए हुए बाल की एक लट को उंगली में उलझाते हुए चेहरे पर बड़ा ही एटीट्यूड के साथ दांत पीसते हुए ड्राइवर से कहा, बास सी नजर है हमारी। ओह ड्राइवर, कार थोड़ा तेज चलाओ, हमें बैलगाड़ी में घूमने की आदत नहीं है। शबनम बेगम का वक्त और मिजाज दोनों ही बहुत कीमती हैं। समझ में आई बात? ड्राइवर उस लेडी को देखते हुए थोड़ा घबराकर, जी मैडम कहकर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और अचानक उसके सामने रास्ते पर एक छोटा पप्पी आ गया, जिसके बाद उसने एक झटके में गाड़ी को ब्रेक लगाए, जिसके कारण कार में बैठे लोग थोड़ा जंप कर गए। तो वहीं कार में बैठी हुई एक 9 साल की बच्ची जो अपने हाथ में एक आईना लिए अपने चेहरे को निहार रही थी, और अचानक ही झटके से उसका फेस थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि वह इस वक्त अपने होठों पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी और अब अपना मेकअप बिगड़ते ही उसका गुस्से से पारा हाई हो चुका था। दांत पीते हुए अचानक ही ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल यू इडियट ड्राइवर, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, पूरा का पूरा मेकअप खराब कर दिया मेरा। 15 घर में मुसीबत की एंट्री। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this.
गाइस जेडा कमेंट्स करो। ड्राइवर उस लेडी को देखते हुए थोड़ा घबराकर जी मैडम कहकर ड्राइवर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और अचानक उसके सामने रास्ते पर एक छोटा पप्पी आ गया, जिसके बाद उसने एक झटके में गाड़ी को ब्रेक लगाए, जिसके कारण कार में बैठे लोग थोड़ा जंप कर गए। तो वहीं कार में बैठी हुई एक 9 साल की बच्ची जो अपने हाथ में एक आईना लिए अपने चेहरे को निहार रही थी और अचानक ही झटके से उसका फेस थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि वह इस वक्त अपने होठों पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही थी और अब अपना मेकअप बिगड़ते ही उसका गुस्से से पारा हाई हो चुका था। दांत पीसते हुए अचानक ही ड्राइवर पर चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल यू इडियट ड्राइवर, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, पूरा का पूरा मेकअप खराब कर दिया मेरा। कौन सी आफत आई थी जो अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाए। अपना काम ठीक से करना नहीं आता तो साफ साफ कह दो, नानू से कहकर आज ही जॉब से निकलवाती हूँ। वो बच्चे दिखने में तो भले ही 9 साल की थी, पर उसका एटीट्यूड लेवल किसी मेच्योर घमंडी लड़की की तरह था। चालबाजी और घमंड उसकी आंखों से टपक रहा था। वो ड्राइवर डरते हुए, सॉरी छोटी मैडम, पर अचानक वह आगे एक छोटा सा पप्पू आ गया था तो हमें ब्रेक लगानी पड़ी। सो वॉट, उसके लिए तुम गाड़ी को ब्रेक लगा दोगे? आर यू गोइंग मैड? अब वो पप्पू देखकर नहीं चल सकता, अपनी औकात भूल कर किनारे पर रहने की जगह सड़क पर आ रहा है, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। गाड़ी चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाती। कुत्तों को देखकर शेर अपना रास्ता नहीं बदला करते, क्या इतना भी मालूम नहीं है तुम्हें? कहते हुए वह लड़की गुस्से से आग बबूला हो रही थी तो वही उस लड़की की बात सुन जहां उस लेडी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी तो वही उसके बगल में बैठी दूसरी लड़की जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी, चेहरे पर शालीनता और मासूमियत लिए उसे समझाते हुए बोली, ये कैसी बात कर रही हो तुम जिया, छोटा से पप्पी की जान लेने की। अरे वह नादान है, उसे इतनी अकल कहाँ कि वो सही और गलत का फर्क समझ, लेकिन हम तो इंसान हैं ना, हम सही और गलत का फर्क कैसे भूल सकते हैं। शांत हो जाओ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लिपस्टिक ही तो है, दोबारा लगा लो। अपनी से बड़ी लड़की की बात सुन वो घमंडी लड़की जिया मुंह बनाते हुए बोली, ओ जस्ट शट अप यू मेलोड्रामा, माइंड योर ओन बिजनेस, तुमसे मैंने पूछा क्या? पहली बात की जिया के मामले में कोई दखल दे, जिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। अपने ये इंसानियत, इमोशंस और मैनर्स की क्लास अपने पास ही रखो। और दूसरी बात, इन छोटे लोगों को हमेशा उनकी औकात में रखना चाहिए ताकि यह कभी सर पर बैठकर तांडव न करने लगे। तुम्हें तो ये बात समझ ही नहीं आएगी बिकॉज यू आर सच अ इडियट, बट आई एम नॉट लाइक यू अंडरस्टैंड, सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, एम आई राइट मॉम? ऑफ कोर्स माई डॉल, यू आर जस्ट लाइक मी। तुमने सही कहा, हम बड़े लोग हैं और हमें हमेशा अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना चाहिए। और तुम डफर लड़की, खबरदार, जो मेरी बेटी को अपने जैसा बनाने की कोशिश की, तुम तो कभी किसी काम की ही नहीं हो। खैर क्या ही कर सकते हैं, बदकिस्मती से तुम्हारे अंदर हमारा ही खून दौड़ रहा है। और तुम ड्राइवर, बेहतर होगा अपना काम ध्यान से करो, चलो स्टार्ट करो गाड़ी, हमें देर हो रही है। कहकर वो औरत एक बार फिर एटीट्यूड में खिड़की से बाहर देखने लगी और ड्राइवर घबराते हुए उन दोनों से माफी मांग दोबारा से गाड़ी स्टार्ट करता है। वही अपनी मां के मुंह से 12 साल की ईशा ऐसे शब्द सुनकर मायूस चेहरा बना लेती है। वही दूसरी खान विला में चाहत और विहान बाहर लॉन में बैठकर पेंटिंग कर रहे थे। इसके साथ ही दोनों बच्चे आपस में मस्ती भी कर रहे थे और बातों ही बातों में विहान ने कलर में लिपटा हुआ पेंट ब्रश चाहत के फेस पर लगा दिया और हंसने लगा तो चाहत गुस्से में उसे घूरती है और मुंह बनाते हुए बोली, विहान भाई दान, आपने हमारा कूट फैच खालाब दिया न, आप लुको, हम अभी आपको बताते हैं। और चाहत छोटा सा कलर बॉक्स विहान पर फेंक देती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे पर कलर फेंकने लगते हैं और इधर उधर भागने लगे, बट विहान बार बार बच जाता था। इसलिए चाहत गुस्से में, लुकिए विहान भाई दान, हम आप तो ब्लैक कलर लगाते हैं। इतना कहकर चाहत विहान के पीछे दौड़ते हुए जैसे ही उसके ऊपर कलर फेंकती है, विहान एक झटके में साइड हो जाता है और सारा कलर जिया पर गिर जाता है, जिसने अभी अभी घर में एंटर किया था।
जिससे जिया का पूरा फेस ब्लैक हो गया था और इसी पेट के थोड़ छींटे शबनम बेगम पर भी उछल चुके थे। रेहान ये नज़ारा देख, अरे बाप रे, मर गए, ये तो नक्चड़ी है, अब तो चाहत गई कम से, और अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमारी भी सहमत पक्की है। भाग रेहान भाग, यहाँ से अम्मी जान को बुलाना होगा। इतना कहकर वह घबराते हुए वहां से भाग जाता है और चाहत सहमी हुई वही खड़ी रह जाती है। इससे पहले वह बच्ची कुछ समझ पाती तभी सामने खड़ी जिया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, व्हाट द हेल इज दिस? यह क्या किया तुमने, यू इडियट, डम्बो स्टूपिड गर्ल, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर यह कलर फेंकने की, तुम्हें तो हम। चाहत मायूसी और डरी हुई आवाज में, थोड़ी हमने दान पूछकर नहीं दिया। तभी शबनम बेगम गुस्से में मुंह बनाते हुए बोली, एक सेकंड बदतमीज लड़की, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? ये खान विला में हो क्या रहा है? जरूर यह किसी नौकर की बेटी होगी। हमने नाज बेगम से कितनी बार कहा है, इन नौकरों को ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है वरना औकात से बाहर जाने लगते हैं। हम कुछ दिन यहाँ से चले क्या गए, यहाँ तो नौकरों का राजपाट हो गया। अरे कहाँ मर गए सबके सब बेहरूं, सांप सूंघ गया या जमीन का गई सबको। इतने दिनों बाद हम वापस अपने घर आए हैं, ना कोई ग्रैंड वेलकम और ना ही कोई नौकर आया है बाहर तक लेने। और ये लड़की कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कौन है? निकलो यहाँ से अभी के अभी, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का फेस और मेरा इतना एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन सूट खराब करने की? बोलो, जानती भी हो इस सूट की कीमत कितनी है? अगर हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर भी उसका सूट बनवाएं फिर भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। तभी जिया गुस्से से मुंह बनाकर दांत पीसते हुए, रिलैक्स मॉम, या लड़की बहुत ही बदतमीज है, इसे अपनी औकात याद नहीं। बट यू डोंट ती वरी, एक थप्पड़ पड़ेगा तोते की तरह, बताएगी कौन है ये? उन दोनों माँ बेटी को खुद पर चिल्लाते हुए देखा। मासूम चाहत सुबक सुबक कर रो रही थी और उसे इस तरह रोता हुआ देख जहां ईशा को चाहत के लिए बुरा लग रहा था तो वही जिया मुंह बनाकर दांत पीसकर बोली, देखो तो जरा कैसे बेशर्मों की तरह सुन रही है, कितनी आसानी से हमें इग्नोर कर रही है इसे तो हम। इतना कहकर वह चाहत को थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाती है, छोटी चाहत घबरा कर तुरंत अपनी आंखें बंद कर हाथ को ऊपर कर लेती है जैसे वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। नहीं, उसकी मीठी सी आवाज उस पूरे हॉल में गूंज उठी। छोटी चाहत बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और बदन कांप रहा था। लेकिन कुछ सेकंड तक जब उसने अपने गालों पर दर्द महसूस नहीं किया, उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखा तो अगले ही पल वह हैरान रह गई क्योंकि जिया का हाथ हवा में ही रुक चुका था। वहीं दूसरी तरफ रेहान भागता हुआ अपनी मम्मी के पास आकर घबराते हुए बोला, अम्मी जान आप कहाँ हो? नाज बेगम जब रेहान की घबराहट भरी आवाज सुनती है तो वो भागती हुई रूम से बाहर आती है। ओहो, हम यहाँ हैं बेटा, क्या हुआ, आप इतना घबराए हुई क्यों हो? और चाहत कहाँ है? वह तो आपके साथ खेल रही थी ना? अपनी माँ के सवाल पर नन्हा रेहान घबराए हुए बोला, अम्मी जान बहुत गड़बड़ हो गई, वो चाहत प्लीज उसे बचा लीजिए, नहीं तो वह नक्चड़ी, हमारा मतलब वो बुआ जान। इससे पहले रेहान आगे कुछ कहता नाज बेगम घबराकर, व्हाट रेहान, आप चलिए हमारे साथ। नाज बेगम रेहान का हाथ पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से बाहर भागी तो वहीं नीचे लॉन में जिया हैरानी से अपने हवा में रुके हुए हाथ को देख रही थी जिसे किसी मजबूत हाथ ने पकड़ रखा था। और सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि उसका हाथ किसी और ने नहीं बल्कि रेहान ने पकड़ा था और इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वह एक झटके में जिया का हाथ झटक गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, सोचना भी मत, वरना ये हाथ दोबारा कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। इतना कहकर वह अपनी नज़र घुमाकर चाहत की तरफ देखा है जो अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। चाहत की आंखों में आंसू देख रेहान के हाथों की मुट्ठी कस गई और नीली आंखें और भी ज्यादा सर्द हो गई। वह अपने कदम चाहत की तरफ बढ़ाकर घुटनों के बल उसके सामने बैठता है तो चाहत अपने निचले होठों को मासूमियत से बाहर निकाल सुबकते हुए उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। वे वे वे,
चाहत को इस तरह रोता हुआ देख रेहान उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे से लेकिन अपनी डीप वॉइस में बोला, शश लिटिल रैबिट, रोना बंद करो, तुम्हें मालूम है ना हमें रोने वाले बच्चे पसंद नहीं है। कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, हम हैं ना। रेहान चाहत के मासूम चेहरे को अपने हाथों में था, सीने से बाहर निकलता है और उसके आंसू अपनी उंगली से पोंछने लगा तो वही मासूम चाहत भी उसकी आंखों में देख रही थी। रेहान को किसी को भी कंट्रोल करना नहीं आता था, इसके बावजूद चाहत का दर्द उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और तभी उसकी नज़र पीछे खड़ी नाज बेगम पर गई जो हैरानी से मुंह खोले चाहत और रेहान को देख रही थी। उन्हें देख रेहान अपनी एक आईब्रो उठाकर अपनी आंखों से कुछ इशारा करता है, जिसके बाद नाज बेगम जल्दी से आगे आकर, चाहत हमारे साथ चलो बेटा, हम आपको चॉकलेट देंगे। इतना कहकर नाज बेगम चाहत को अपनी गोद में उठाकर वहां से चली गई और उनके जाते ही रेहान अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। उसने झटके से पलटकर बुआ जान और जिया की तरफ घूर कर देखा तो उसकी कोल्ड नज़रों को खुद पर महसूस कर जिया और बुआ जान, जो अब तक बिल्कुल शॉक्ड कंडीशन में मुंह खोल रेहान और चाहत को देख रहे थे, क्योंकि वह जहां तक रेहान को जानते थे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़का किसी को कंसोल कर रहा है। लेकिन जब उन्हें रेहान की नज़र खुद पर महसूस हुई, दोनों ही अपने होश की दुनिया में आए, दोनों की सांस गले में अटक गई और अब वह दोनों अपनी घबराई हुई नज़र इधर उधर करने लगे जब रेहान की तेज आवाज़ उनके कानों में गूंजती है, अभी अभी जो हरकत हुई यह आपकी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए। हमारी एक बात कम खोलकर सुन लीजिए और अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, अगर इस घर में रहना है तो अपनी जुबान और हाथ दोनों को संभाल कर रखना होगा, अदरवाइज अपना सारा सामान लेकर यहाँ से जा सकते हैं। एंड आई होप यू गाइज आर नो वेरी वेल दैट आई एम नॉट रिपीट माई वर्ड्स अगेन एंड अगेन। गॉट इट। ये कहकर रेहान उन लोगों को एक बार फिर अपनी कोल्ड नज़र से देख वहां से जाने को हुआ जब पीछे खड़ी ईशा धीरे से उसे सलाम करती है, पर रेहान उसके सलाम का कोई जवाब नहीं देता और तेजी से वहां से चला जाता है। तो वही रेहान के जाने के बाद हुआ जान और जिया, जो कि सदमे से अपनी जगह पर खड़े थे, अपने गले में अटकी हुई सांस को बाहर निकालते हैं। ये पीदी भर का छोकरा हमें धमकी देकर गया है। अगर बाबा जान ने इसे इतनी आज़ादी ना दी होती तो इसे तो हम, बट डोंट ती वरी, इसे आना तो हमारे ही कंट्रोल में है, देखते हैं कब तक उड़ता है। कहकर बुआ जान दांत पीस कर रह गई। बुआ जान को रेहान की हरकत पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कर नहीं सकती थी और मुंह बनाकर पर पटकते हुए हाल में अपनी नज़र घुमाने लगी कि तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज़ गूंज उठी। हमें तो लगा ही था कि हमारी शांत हवेली में अगर तूफान आया है तो इसका कारण भी जलजला ही होगी। ये शब्द सुनते ही शबनम बेगम ने अपनी नज़र उठाकर ऊपर कॉरिडोर की तरफ देखा, जहां से दादा जान सीढ़ियों के रास्ते बड़े ही शान और अदब के साथ चलते हुए आ रहे थे। उन्हें देखते ही शबनम बेगम के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े सॉफ्ट हुए, लेकिन चेहरे की इविल स्माइल अभी भी कायम थी। वह अपनी तिरछी मुस्कान के साथ अपने कदम बाबा जान की तरह बढ़ाते हुए धीरे से सलाम करती हैं। अब आप भी हमें ताना अच्छे से मार लीजिए बाबा जान, बाज सी नज़र है हमारी, अच्छे से जानते हैं हम, हमें यहाँ कोई भी पसंद नहीं करता और सच कहे तो सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देख दिल भी नहीं करता यहाँ रहने का, पर क्या करें, हमारे मरहूम भाई और भाभी जान खुद तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हम पर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ गए। एक तो आपकी तबीयत हमेशा खराब रहती है, दूसरा हमारा रेहान अभी बच्चा है, और तीसरा हम देख रहे हैं कुछ दिन हमारे यहाँ न रहने पर कुछ सपोलों ने कुंडली मारकर बैठना शुरू कर दिया है यहाँ। वैसे बाबा जान, आपको नहीं लगता कि कौन सपोला है और कौन नहीं, इस बात पर तुम ध्यान ना ही दो तो बेहतर होगा शबनम, क्योंकि भले ही अभी हम बीमार हैं पर लाचार तो नहीं। और रही बात रेहान की, तो वह हमारा गुरूर है और उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं, इसलिए तुम जिम्मेदारियों का हवाला ना ही दो तो बेहतर होगा। आते ही अपनी हरकतें शुरू कर दी तुमने। तभी बुआ जान मुंह बनाते हुए, क्या करे बाबा जान, आप तो हमें अच्छे से जानते हैं, हमें छोटे लोगों को मुंह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि इन्हें अपनी औकात भूलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। खैर जो भी हो, अब हम यहाँ हैं तो सब कुछ जल्दी ही ठीक कर देंगे, पर एक बात समझ नहीं आई, ये पिद्दी कौन है जिसके लिए हमारे भतीजे ने हमसे ही जुबान लड़ाई? क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं हमारे रिश्तेदारी में तो ऐसी कोई भी 2 टके की छोकरी है ही नहीं जो इतनी वाहियात और बदतमीज हो, यह जरूर किसी की
और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती कि तभी